हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को आज सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में आज हम दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के जो स्टाफ होते हैं असिस्टेंट CNW, उनका क्या काम होता है, उनका जॉब प्रोफाइल कैसा होता है, उनको सैलरी कितना मिलता है, प्लस में दोस्तों उनका वो प्रमोशन होकर कहाँ तक जा सकते हैं, पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। और हम कोई हवाई में बातें नहीं करेंगे दोस्तों। हम जो बात करेंगे दोस्तों वो ऑफिशियल डाटा के अनुसार बात करेंगे। जो रेलवे का जो है दोस्तों RDSO रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो दोस्तों जारी करता है कि किसको क्या काम करना है, उसके डाटा के अनुसार बात करेंगे हम दोस्तों। ठीक है, उसी से मैं डाटा लिया हूँ और सारा चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि असिस्टेंट CNW का एक्चुअली में क्या काम होता है रेलवे में। बहुत सारा आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेगा, लेकिन दोस्तों क्या है कि ये वीडियो ऑफिशियल डाटा के अनुसार होने वाला है। यानी कि दोस्तों 100% आपको आज ये पता चलने वाला है कि आपको एक्चुअली में असिस्टेंट CNW में क्या काम करना पड़ेगा। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए दोस्तों, आपका आज डाउट जो है पूरा क्लियर होने वाला है। आपका दोस्तों जॉब लगने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद आपका पोस्टिंग कहाँ पे होगा, आपको काम क्या करना पड़ेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है, कौन सा स्टेशन पर पोस्टिंग होगा, आपका जॉब प्रोफाइल कैसा होगा, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो कृपया करके आप चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पे। तो ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद दोस्तों अगर आप अपने डिवीज़न में जाके ज्वाइन करते हैं तो वहाँ से दोस्तों एक आपको अपॉइंटमेंट लेटर लिखा रहेगा। वहाँ पे ये लिखा रहेगा दोस्तों कि आपका जो अपॉइंटमेंट है, आपका जो पोस्टिंग है वो कौन सी स्टेशन पे होने वाला है। तो आपका जहाँ भी पोस्टिंग होगा दोस्तों वो एक अच्छे स्टेशन पे होगा, क्योंकि जहाँ भी CNW का ऑफिस होता है एक बड़े स्टेशन पे ही होता है, छोटे स्टेशन पे नहीं होता है। यानी कि दोस्तों आपका जो पोस्टिंग है काफ़ी अच्छा शहर में होने वाला है, काफ़ी अच्छा सिटी में होने वाला है। तो आपका जो जॉब प्रोफाइल रहेगा दोस्तों वो काफ़ी अच्छा होने वाला है। आपको किसी भी चीज़ का वहाँ दिक्कत होने वाला नहीं है। रेलवे क्वार्टर्स भी आपको मिल जाएगा रहने के लिए, जिससे आप अपनी फैमिली को लेकर आराम से रह सकते हैं। तो पोस्टिंग के मामले में काफ़ी अच्छा है दोस्तों, आपको अच्छा जगह पे, अच्छे स्टेशन पे पोस्टिंग होगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि वहाँ पे अगर जो आप पोस्टिंग होते हैं तो आपको दोस्तों क्या है कि वहाँ पर आपका जो हेड रहेंगे वो रहेंगे सीनियर सेक्शन इंजीनियर, जिसको दोस्तों SSE कहा जाता है। SSE कहा जाता है दोस्तों, ये आपके हेड रहेंगे, ठीक है, ये इंचार्ज रहेंगे आपकी। इन्हीं के अंडर में आपको काम करना पड़ेगा। वहाँ के जितने भी स्टाफ होंगे इनके अंडर में रहेंगे, ठीक है। तो आप एक सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, उसके नीचे फिर जूनियर इंजीनियर होते हैं। दोनों का सेम वर्क होता है, बस खाली सीनियरिटी में फ़र्क है, ठीक है। तो आइए दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा जानते हैं। ये जो हम जानेंगे दोस्तों, ये हम RDSO के अनुसार जानेंगे कि एक्चुअली में क्या काम करना पड़ेगा आपको, ठीक है। RDSO जो जारी की है, रिलीज़ की है वर्किंग मॉड्यूल असिस्टेंट CNW के लिए, उसका डाटा मैं आपके सामने पूरा लेके आया हूँ। तो उसी के आधार पर मैं आपसे बात करूँगा। तो आइए दोस्तों, आपका जो काम मिल सकता है दोस्तों, आपका जो पोस्टिंग हो सकता है, किसी भी स्टेशन पर आप जाते हैं तो वहाँ पे देखिए चार भागों में CNW को बांटा गया है। चार नहीं दोस्तों, 5 भागों में बांटा गया है। तो आपको या तो पोस्टिंग आपका जो है डिपो में हो सकता है, या तो वॉशिंग लाइन में हो सकता है, या तो सिक लाइन में हो सकता है, या तो प्लेटफॉर्म पे हो सकता है, या तो फ्लाइंग गैंग में हो सकता है। इसके बारे में डिटेल से जानेंगे दोस्तों कि इन पांचों में क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा। किसी एक में आपका पोस्टिंग होगा, पांचों में नहीं होगा, पांचों काम आपको नहीं करना है। और ये डिसाइड करेंगे आपके सीनियर सेक्शन इंजीनियर कि आपको कौन सा लाइन में भेजना है। तो आइए दोस्तों एक एक करके जानते हैं कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है दोस्तों आपका डिपो में। अगर जो आपको डिपो में पोस्टिंग होती है तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों यहाँ पे व्हील लेथ पर व्हील टर्निंग करना। जैसे कि क्या है दोस्तों कि जो आपका व्हील होता है, जो ट्रेन का जो चक्का जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको क्या है कि घुमा घुमा के वहाँ पे देखा जाता है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, मतलब टेढ़ा उड़ा तो नहीं हो गया है। तो ये काम आपको करना पड़ेगा, आपके साथ टेक्नीशियन रहेंगे। एक्चुअली में करते हैं टेक्नीशियन, लेकिन आपको वहाँ पे हेल्प करना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों सभी धुरियों का अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग होता है दोस्तों सभी धुरियों का, जो एक्सल होते हैं उसका, कि कहीं उसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, टूटा फूटा तो नहीं है। फिर है दोस्तों आपका डिपो के भंडार का नियमित आधार पर रख रखाव और आवश्यकता का समय समय पर आकलन किया जाना चाहिए, और किसी भी कमी से बचने के लिए सूची बनाए रखना चाहिए। दोस्तों क्या है कि डिपो होता है, तो डिपो में क्या सामान का रख रखाव होता है। तो सामान का रख रखाव होता है दोस्तों,
तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको ये चीज़ देखना है कि कौन सा सामान का कमी है, कौन सा सामान है, कौन सा सामान नहीं है, और नहीं है तो उसका लिस्ट बनाना है दोस्तों। ये सब काम आपका होता है अगर जो आपका पोस्टिंग डिपो में होता है तो। आगे है दोस्तों आपका कि डिपो के साथ साथ स्टोर के प्रत्येक अनुभाग का रिकॉर्ड रखना, सभी चीज़ का आपको रिकॉर्ड रखना है। फ्राइट मेंटेनेंस मैनेजमेंट से संबंधित गतिविधियों और उनका डाटा अपडेशन, मतलब सारा चीज़ जो है आपका डाटा को अपडेट करके रखना है, बिल्कुल अपडेट करके रखना है डाटा को, ठीक है। ये सब डाटा अपडेट करने का काम आपको आपके पास रहेगा, ठीक है। कोच मेंटेनेंस मैनेजमेंट संबंधित गतिविधियों और उनका डाटा अपडेशन, मतलब कोच का जो मैनेजमेंट हो रहा है उसका मेंटेनेंस हो रहा है कोच का, ठीक है। वहाँ पे जो कोई भी कोच अगर मान लीजिए ख़राब होता है तो वहाँ पे मेंटेनेंस होता है, तो वो सब का जितना भी आपका मेंटेनेंस होता है वो डिपो में ही होता है। उसका कितना मेंटेनेंस हुआ, क्या हुआ, ठीक है, कौन सा कोच का मेंटेनेंस हुआ, कौन का नहीं हुआ, पूरा डाटा वो डिपो में सारा रिकॉर्ड को रखा जाता है, उनका डाटा अपडेट होता है। फिर यूजर डिपो मॉड्यूल संबंधित गतिविधि और डाटा अपडेशन। यूजर मॉड्यूल दोस्तों क्या है कि मतलब कौन कौन सा सामान हमारे डिपो में है, क्या क्या, मतलब एक मॉड्यूल रहता है ना, जैसे कि कोई भी शॉप में आप जाते हैं तो वहाँ पे रहता है कि सामान का लिस्ट बनाया हुआ रहता है, उसी प्रकार से आपको सारा डाटा को अपडेट करके रखना है वहाँ पे, ठीक है। आगे है दोस्तों संविदात्मक डेटा का अद्यतन किया जाना चाहिए और समय समय पर बिल तैयार किया जाना चाहिए, मतलब जो भी डाटा वहाँ पे है उसको अपडेट रखना है और समय समय पर अपडेट रखना है और उसका बिल भी तैयार करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं दोस्तों। आगे है नई टेंडर का अनुमान आवश्यकता पड़ने पर तैयार किया जाना चाहिए, मतलब जैसे कि नया नया टेंडर मिलता है, ठीक है, नया टेंडर मिलता है तो उसको क्या करना है कि उसको मतलब नया नया टेंडर मिलता है तो वहाँ पे सामान का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। जैसे कोई नया बॉगी बनाने का कोई टेंडर मिला, ठीक है, तो वहाँ पे सामान का ज़रूरत पड़ता है, तो उस सामान को ज़रूरत जो पड़ा उसका आवश्यकता पड़ने पर तैयार करना चाहिए, उसको अनुमान कितना सामान लगेगा, क्या लगेगा, तो ये सब होता है। आगे है दोस्तों आपका पोस्टिंग अगर वॉशिंग लाइन में होता है तो वहाँ पे क्या काम आपको करना रहेगा, तो गियर के नीचे साइट परीक्षा, दबाव प्रशिक्षण, साथ साथ जांच और सुविधा फिटिंग का प्रावधान के साथ साथ प्राथमिक, माध्यमिक और टर्मिनल ट्रेनों का रख रखाव। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि सभी चीज़ का जो है वो जांच होता है। आप देखिए गियर का जांच होता है, साइड जो होता है उसका प्रशिक्षण किया जाता है, साइड में देख रेख किया जाता है कि कहीं कोई चीज़ टूट फूट तो नहीं है, दबाव प्रेशर चेक किया जाता है, ठीक है, जो ब्रेक प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो सब चेक किया जाता है, ठीक है। मतलब सभी प्राइमरी हो गया व सेकेंडरी हो गया, टर्मिनल, सभी ट्रेन जो होते हैं, जैसे कि आपका जो भी ट्रेन हो गया, आपका कोई ट्रेन हो गया जो एक्सप्रेस होते हैं, पैसेंजर होते हैं, ठीक है, उस सभी ट्रेनों का आपका मालगाड़ी होते हैं, सभी का ये सब देख रेख किया जाता है, चेकअप किया जाता है वॉशिंग लाइन में, ठीक है। वॉशिंग लाइन में वहाँ पे मतलब पानी वानी तो नहीं गया है इधर उधर, वो चीज़ पूरी ट्रेनों में पानी की व्यवस्थित सुरक्षित कीट एवं कृंतक नियंत्रण उपाय, मतलब पूरी ट्रेन में जो पैसेंजर ट्रेन होते हैं उसमें पानी है कि नहीं है पूरा देख रेख आपको करना है, मतलब ट्रेन में पानी का व्यवस्था आपको सुनिश्चित करना है। संबंधित श्रेणी के कार्यों जैसे पेंटिंग, ट्रिमिंग, प्लम्बिंग, कारपेंटरी आदि का ध्यान, मतलब जैसे कोई गेट वेट खराब हो गया है तो वहाँ पे आपको देख रेख मतलब वो चीज़ ठीक करना है आपको, ठीक है। प्लस में पेंटिंग, जैसे कि मान लीजिए कि आप देखे होंगे कि ट्रेन का नाम लिखा हुआ रहता है कि ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जाएगी, प्लस में वहाँ पे दोस्तों लिखा रहता है, स्टेशन का नाम लिखा रहता है, ट्रेन का नाम लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है। प्लस में दोस्तों मान लीजिए कहीं ट्रेन का बोगी में पेंट वेंट में कोई दिक्कत हो गया है तो वो सब पेंटिंग का भी जिम्मेदारी आपको मिल सकता है, आपको करना पड़ेगा। या दोस्तों प्लम्बिंग का काम, मान लीजिए जो पानी का पाइप है वो फट गया है, ख़राब हो गया है, तो वो काम भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका एसी कोच में पर्दे बदलने का काम। एसी कोच में जो पर्दा लगा होता है वो पर्दा बदलना भी आपको पड़ सकता है अगर ड्यूटी आपकी वॉशिंग लाइन में लगती है तो। समय समय पर जारी किए गए सुरक्षा अभियान चलाना, समय समय पर विशेष अनुरक्षण अभियान चलाना, मतलब समय समय पर सुरक्षा अभियान चलाया जाता है जेईई एसएससी के द्वारा, कभी एडीएन भी आते हैं वहाँ आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट के, तो वहाँ पे आपको क्या है कि साथ में रहकर उनको हेल्प करना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अधिकारी एसएससी जेईई द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, मतलब आपको जेईई एसएससी कोई भी कार्य आपको बताते हैं तो उनको आपको करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जानते हैं कि अगर जो आपकी ड्यूटी सिक लाइन में लगती है, ठीक है, मतलब सिक लाइन में आपका पोस्टिंग होता है तो वहाँ पे क्या काम करना पड़ेगा, तो शेड्यूल ए बी IOH आदि जैसे अनुरक्षण गतिविधियों को करना। देखिए दोस्तों ये शेड्यूल का नाम है, मतलब समय समय पे क्या होता है कि ट्रेन का जो ओवरहॉलिंग होता है, IOH का मतलब होता है इंटरमीडिएट, ठीक है, ओवरहॉलिंग, ठीक है,
IOH इंटरमीडिएट ओवरहॉलिंग, यानी कि क्या होता है कि कुछ कुछ ट्रेन में क्या होता है कि सामान खराब होते हैं तो वहाँ पे उसको चेंज किया जाता है, ठीक है, चेंज किया जाता है, उसको चेकअप किया जाता है। तो ये सब काम आपका सिक लाइन में होता है। जैसे सिक मतलब क्या होता है कि बीमार, मतलब जो भी ट्रेन खराब होगा, बीमार होगा, वो सिक लाइन में जाएगा और वहाँ पे उसका मेंटेनेंस होगा अच्छे से। फिर दोस्तों कंप्रेसर के संचालन के लिए 24 घंटे कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट की तैनाती। देखिए क्या है कि वो ट्रेन में आपको पता है कंप्रेसर लगा होता है, ठीक है, कंप्रेसर एसी में कंप्रेसर होता है ना, तो वो कंप्रेसर मान लीजिए अगर ये उसको देख रेख करने के लिए आप देखे होंगे कि 24 घंटे वहाँ पे क्या होता है किसी के लाइन में, वहाँ पे जो भी कंप्रेसर चलता है उसको देखने के लिए जो है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई एक स्टाफ होता है, ठीक है, 24 घंटे एक नहीं रहता है, मतलब ड्यूटी वहाँ पे चेंज होते रहता है, तो वो भी ड्यूटी आपको कभी कभी मिल सकता है। दबाव प्रशिक्षण के लिए आवश्यक, मतलब प्रेशर चेक करने के लिए, मतलब कोई भी प्रेशर का जो भी इक्विपमेंट लगा है, जैसे कि ट्रेन प्रेशर से ब्रेक बनाता है, ये आपका न्यूमेटिक सिस्टम होता है, उसका ब्रेक मतलब एयर ब्रेक होता है ट्रेन में, तो वो चीज़ आपको देख रेख वहाँ पे आपको करना होगा। आगे है दोस्तों अग्निशामक यंत्रों की जांच और पुनर्भरण करना, जो फायर एक्सटिंग्यूशर होते हैं उसको आपको जांच करना है, उसमें पुनः जो भी है गैस भरना है, ठीक है, जो भी उसमें होता है बहुत बहुत सारे प्रकार का होते हैं, तो उसी के अनुसार उसको आपको पुनः भरण करना है। फिर आगे है दोस्तों एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन, हाइड्रोलिक इक्विपमेंट को ध्यान रखने के लिए नामांकित, मतलब देखिए कोई भी अगर ये एक्सीडेंट हुआ ट्रेन अगर जग गया है वहाँ पे सिक लाइन में, तो उसको आपको ठीक करना होगा, ठीक है, ठीक करना होगा आपको, जो भी काम बताया जाएगा उसमें आपको करना होगा। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार प्रयोगशाला में बायो टॉयलेट के बहिस्राव नमूनों का प्रशिक्षण, आपका डेस्टिनेशन बोर्ड पेंटिंग समय समय पर जारी, अन्य फिटमेंट, ठीक है, आपका वेंचुरी फिटमेंट, सीट रिपेयर, आइसोलेशन कोच तैयार करना, ये सब देखिए जितना भी काम है आपका, आप वो बताया ना डेस्टिनेशन पेंटिंग, मतलब कहाँ से कहाँ ट्रेन जा रही है, ठीक है, आप देखते हैं कि कभी दूसरे ट्रेन को दूसरा बना दिया जाता है, ठीक है, आपको आपका रांची से दिल्ली जाने वाला ट्रेन है तो उसको बना दिया जाता है कहाँ से कहाँ, हावड़ा से दिल्ली, ऐसे करके मतलब चेंज किया जाता है उसको कभी कभी, तो वो सब आपका डेस्टिनेशन जहाँ पेंटिंग होता है वहाँ पे ये सब काम होता है, ठीक है। प्लस में बायो टॉयलेट का जो रिसाव होता है, लीकेज होता है, आजकल सभी ट्रेन का जो बोगी होता है उसमें बायो टॉयलेट का यूज होता है, तो वहाँ पे कोई भी अगर ये रिसाव होता है तो वो सब आपको चेकअप करना होगा। डिपो के कोच होल्डिंग सर्वेक्षण समय समय पर जारी किया जाता है, वहाँ पे देखिए कोच को जहाँ होल्ड किया जाता है, कोच सभी ट्रेन का कोच जहाँ पे आके खड़ी होती है, फिर वहाँ पे आपको चेकअप करने की जिम्मेदारी मिलती है। आगे है दोस्तों समय समय पर जारी किए गए सुरक्षा अभियान चलाना, मतलब समय समय पर जो भी जारी किया जाता है अभियान, सुरक्षा अभियान, उसको आपको चलाने में हेल्प करना होगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि अगर ये आपकी ड्यूटी प्लेटफॉर्म पे लगती है तो आपको क्या काम रहेगा। CNW में प्लेटफॉर्म में आपकी ड्यूटी लगती है तो क्या काम रहेगा। तो एक्सेल बॉक्स तापमान, एक्सेल जो होता है ट्रेन का, एक्सेल जो जिसमें चक्का फिट होता है उसका दोस्तों आपको टेम्परेचर नापना होता है। टेम्परेचर कैसे मापते हैं, एक दोस्तों आपको मिलेगा हाथ में, उसमें लेज़र लाइट होता है, उसको अगर जो आप ऐसे बारिएगा एक्सेल पे दूर से ही तो वहाँ पे आपको टेम्परेचर बताएगा। LHB ब्रेक इंडिकेटर, मतलब LHB ब्रेक इंडिकेटर के रंग कोड और रजिस्टर में प्रविष्ट का निरीक्षण करें। प्लेटफॉर्म पर गुजरने वाली ट्रेनों के माध्यम से नामांकित एनेट रूट परीक्षा, मतलब क्या है, तो प्लेटफॉर्म पर आपकी ड्यूटी लगती है तो आपको हाथ में टॉर्च रहेगा, रात में रहेंगे तो टॉर्च रहेगा, दिन के आपको खड़ा होकर देखना है ट्रेन अगर ये जा रही है तो, ठीक है, पूरा उसको आपको इंस्पेक्शन करना है। हॉट एक्सेल की कोई एक्सेल गर्म कोई एक्सेल गर्म तो नहीं है, प्लस में गर्म होकर जब रेड होता है दोस्तों तो दिखता है, चिंगारी फेंकता है, प्लस में दोस्तों आपका कोई चक्का मतलब ऐसा तो नहीं है कि घिस रहा है पटरी पर, ये सब देखना होता है। आगे है दोस्तों आपका लोको चेंज रिवर्सिबल के बाद सभी कोचों को ठीक से रिलीज करना और ब्रेक इंडिकेटर के क्रॉस चेक सुनिश्चित करना। जैसे क्या होता है कि ट्रेन का लोको चेंज होता है, इंजन चेंज होता है, इंजन चेंज होता है, ट्रेन जैसे कि रिटर्न होता है, ठीक है, जैसे कि क्या होता है कि जैसे बोगी में आगे लगा होता है इंजन, ठीक है, तो इंजन कट के रिवर्स होकर पीछे जाता है, वो सब जो काम है अच्छे से करना है आपको, वो सब CNW के ही स्टाफ करते हैं। समय समय पर विशेष अनुरक्षण अभियान चलाएं। अधिकारी JE SSC द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य अत्यंत सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। उपलब्धता के लिए उचित और पर्याप्त उपकरण के साथ टूल बैग सुनिश्चित किया जाए। कोच की सफाई के दौरान कोच के अंदर और
अंडर गियर में किसी भी मुद्दे पर ध्यान देना, ट्रेनों की परीक्षा समाप्त करना। मतलब आपको क्या है कि जेई एसएससी द्वारा दिया गया कोई भी कार्य है आपको ध्यानपूर्वक करना है, ठीक है। कोच को अच्छे से साफ सफाई रखने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका ट्रेनों के गार्ड और लोको पायलटों को बीपीसी जारी करना और सौंपना। बीपीसी मतलब ब्रेक पावर सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। जैसे कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ट्रेन का, जो पूरा इंस्पेक्शन के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाता है ड्राइवर और गार्ड को कि हाँ ट्रेन पूरा तरीका से फिट है, आप इसको आप लेके जा सकते हैं। तो ये जो बीपीसी सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, वो सीएनडब्ल्यू के जेई एसएससी होते हैं वही जारी करते हैं, और वो चीज़ आपको ले जाके देना होगा गार्ड को या ड्राइवर को, ठीक है। परीक्षा में रोलिंग और किसी भी पूर्व संदेश के माध्यम से ऑटोमेटेड ट्रेन एग्जामिन सिस्टम या स्थापित किसी अन्य ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त अलर्ट पर यात्रियों और रेलगाड़ियों पर ध्यान दें। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दुर्घटना होने वाला है तो उसमें ट्रेन में बहुत सारा ऑटोमेटिक ट्रेन मतलब सिस्टम लगा हुआ है कि वो जान जाएगा, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि कोई भी दिक्कत तो नहीं है, और फिर बाद में यात्रियों को बताना है, ठीक है। यात्रियों को मान लीजिए कोई दिक्कत है तो आपको यात्रियों के ऊपर ध्यान देना है, प्लस में जो पैसेंजर ट्रेन है, मालगाड़ी ट्रेन है, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। मतलब जो भी उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है जो कि ये बता सके कि कोई घटना होने वाली है, कोई जैसे कहीं आग लग गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें पे आपको ध्यान देना है और अच्छा से उसको चेकअप करना है। आगे है दोस्तों आपका और काम क्या करना पड़ेगा आपको प्लेटफॉर्म ड्यूटी में, साथ में कोचों के नल से पानी दोनों ओर जलापूर्ति सुनिश्चित करना। नल में कोई मतलब नल कोई ख़राब तो नहीं है, ठीक है, पानी उसमें जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये सब जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ओसीबी का अटैचमेंट, डीअटैचमेंट, हेवी पार्सल वैन कोच सहित अतिरिक्त कोचों, लोको और पहले कोच के बीच बफर ऊंचाई में अंतर देखते हुए लोको का अटैचमेंट, डिसअटैचमेंट। मतलब क्या होता है दोस्तों कि जैसे कि पीछे बताया आपको कि जो इंजन का जो होता है उसमें जोड़ना, उसको तोड़ना, ये सब जो काम है वो आपको देखना रहेगा। और बफर का ऊंचाई देखते हुए, बफर का जैसे ही क्या होता है कि कोई ट्रेन का जो बोगी का जो बफर होता है, बफर कहने का मतलब दोस्तों कि ट्रेन जहाँ पे आप देखते होंगे जुड़ता है दो बोगी बीच में, उसको बफर कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको देखना है कि बफर सेम है कि नहीं, उसका हाइट सही है कि नहीं, ये नहीं कि एक ऊंचा हो गया एक नीचा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों सिरों पर ये सब दोस्तों आपका ये जो है ये आपका बोगी का नाम है। बोगी बोले तो आपका वैगन का नाम है ये, कि बफर ऊंचाई में आप समय की पाबंदी बनाए रखने के लिए ट्रेनों को समय पर चलाने में सहायता करना। और आपको ये सब जो काम है वो जल्दी जल्दी करना है ताकि ट्रेन जो है समय पर चल सके, ठीक है। ये ऊपर चला गया दोस्तों। आगे है दोस्तों आपका रोलिंग स्टॉक के सुरक्षित संचालन के सुनिश्चित करने और संयोग करने के लिए शून्य रिसाव सुनिश्चित करने के लिए जल हाइड्रेंट का रख रखाव। मतलब जो जल जो उसमें टैंकी लगा होता है वो सही से होना चाहिए, नहीं कि उसमें लीकेज हो रहा है, तो ये सब देखना है आपको। ये सब सारे सीएनडब्ल्यू के स्टाफ देखते हैं। यात्री द्वारा किए गए चैन पुलिंग को समय पर रीसेट करना। जैसे मान लीजिए कोई यात्री चैन पुलिंग कर दिया, ट्रेन रुक गया, तो उसको आपको जाके देखना है, उसको ठीक करना है, ठीक है। यदि आवश्यक हो तो अगले सीएनडब्ल्यू बिंदु तक मार्ग के दौरान किसी भी परेशानी वाली ट्रेन का मार्गदर्शन। अगर जो मान लीजिए कि एक सीएनडब्ल्यू का ऑफिस विशाखापट्टनम है और एक का आगे हावड़ा है, ठीक है। तो इस बीच में अगर ये सीएनडब्ल्यू का ऑफिस यहाँ पे है आपका विशाखापट्टनम में है, तो विशाखापट्टनम में एक बार ट्रेन यहाँ से चली बीपीसी सर्टिफिकेट लेके फिट हो गए, तो बीच में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो चीज़ आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको देखना पड़ेगा। अब वो कैसे देखेंगे, तो सीएनडब्ल्यू के स्टाफ रहते भी हैं ट्रेन में, ठीक है, रहते भी हैं, प्लस में मान लीजिए कोई दिक्कत हुआ तो आपको फ़ोन आएगा तो वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। आपको जेई एसएससी के पास आएगा तो वो आपको भेज सकते हैं बीच में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आया तो, ठीक है। आगे है दोस्तों आपका वाटर हाइड्रेंट्स की स्थिति में जांच और उसका सुधार। मतलब वाटर का हाइड्रेंट जो टैंक लगा होता है, ठीक है, उसमें अगर जो कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है तो उसको जांच करना है और उसको सुधार करना है। यदि आवश्यक हुआ तो अभियांत्रिकी विभाग से निरंतर संवाद और हाइड्रेट में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना, ठीक है। मतलब अभियांत्रिकी विभाग मतलब इंजीनियरिंग विभाग में जो होते हैं उनसे आपको संवाद करके पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मान लीजिए कोई जैसे पानी ख़त्म हो गया तो बीच स्टेशन में क्या होता है कि कोई स्टेशन पर पानी डालने का सुविधा होता है, तो वहाँ पे आपको संपर्क करके और पानी आपको कोच में भरवाना है। और सीएनडब्ल्यू के स्टाफ रहते हैं हमेशा, ट्रेन जो चलती ट्रेन है पैसेंजर उसमें हमेशा रहते हैं सीएनडब्ल्यू के स्टाफ। आगे है दोस्तों आपका
दोनों SLRS के लिए अग्निशामक यंत्र, वुडन वेजेज और बॉय पास में फायर एक्सटिंग्विशर प्रदान करना। ये बोगी का नाम है दोस्तों, आपका बोगी बोले तो आपका वैगन का नाम है। इसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर प्रदान करना है। मतलब अगर ये फायर एक्सटिंग्विशर अग्निशामक जो आग बुझाने का काम करता है, वो चीज़ आपको देखना है कि ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर ये मान लीजिए वहाँ पे अगर ये नहीं है तो उसको आपको जाके फिट करना है। किसी भी समस्या को जांच, ब्रेक, बाइंडिंग, असामान्य ध्वनि आदि रास्ते में हुई और समय पाबंदी बनाए रखने के लिए कम से कम समय के भीतर उस पर ध्यान दें। मान लीजिए ट्रेन चल रही है, बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ, सामान्य ध्वनि सुनाई दे रहा है, तो वहाँ पे आपको कम समय में क्या करना है कि उसको ठीक करना है। ठीक है, ये CNW का काम है। विशेष अभियान चलाने में सहयोग करना, मतलब विशेष अभियान, मतलब विशेष अभियान कहने का मतलब है कि इंस्पेक्शन हो गया, जांच हो गया, ठीक है, ये सब चलाती है CNW। वहाँ पे असिस्टेंट CNW को हेल्प करना पड़ेगा। CMM डेटा के अपडेट करने और CMM UDM में काम करना और समय पर क्रू को BPC सौंपना। समय पर क्या करना है? BPC सौंपना है। समय पर ये सब काम करके जांच पड़ताल करके BPC ब्रेक पावर सर्टिफिकेट समय पर देना है गार्ड को और ड्राइवर को, ताकि ट्रेन समय पे चल सके। अधिकारी SSC JE द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य, अगर JE SSC और भी कोई आपको बोलते हैं तो आपको करना पड़ेगा। 5वीं जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है दोस्तों, है आपका फ्लाइंग गैंग। ठीक है, फ्लाइंग गैंग में, और उनका काम क्या रहेगा? तो कोचिंग के रूट ट्रबल शूटिंग मामलों जैसे हॉट एक्सल्ट, ट्रेन पार्टिंग, प्रेशर लीकेज, ऑयल लीकेज आदि पर ध्यान दें। मतलब फ्लाइंग गैंग में आपकी पोस्टिंग होती है तो ट्रबल शूटिंग के मामले, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुआ तो वहाँ पे आपको उसको ठीक करना होगा। जैसे में आपका हॉट एक्सल कहने का मतलब है कि कोई चक्का में फ्रिक्शन ज़्यादा हो रहा है जिसके चलते वो घिस रहा है, और घिस होने के बाद हॉट हो गया, हॉट होने के बाद लाल हो गया हो। ठीक है, तो वो चीज़ आपको देखना है, उसको ठीक करना है। ट्रेन पार्टिंग, ट्रेन को पार्टीशन हो रहा है, बोगी काटा जा रहा है, इंजन काटा जा रहा है, वो सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, प्रेशर लीकेज, आपका मान लीजिए एयर प्रेशर कहीं लीकेज हो रहा है, ऑयल लीकेज हो रहा है, ये सब पर आपको ध्यान देना है। ये कौन ध्यान देगा? फ्लाइंग गैंग। आप देखते होंगे रात में क्या होता है कि प्लेटफॉर्म के बाहर भी कहीं एक टॉर्च लेके आदमी चक्का के ऊपर लाइट जला जला के देखते रहता है, तो वो फ्लाइंग गैंग का काम होता है। कोई भी मामला हो को वांछित सूचना रिले करना, अगर कोई भी मामला होता है तो तुरंत अपने जो सीनियर हैं JE SSC उनको इन्फॉर्म करना है। अन्य विविध सौंपे गए कार्य, कोई भी कार्य अगर जब आपको और दिया जाता है तो आपको करना पड़ेगा। तो ये था दोस्तों आपका असिस्टेंट CNW का वर्क प्रोफाइल। आपको भली भांति समझ में आया होगा दोस्तों। आइए अब ये चर्चा कर लेते हैं कि इनको सैलरी कितना मिलती है। ठीक है, आपको सैलरी कितना मिलेगा अगर जो आपका सिलेक्शन रेलवे में असिस्टेंट CNW के रूप में हुआ है। तो थोड़ा सा पहले आपको बता दें दोस्तों कि ड्यूटी आवर, तो ड्यूटी आवर दोस्तों इसमें शिफ्ट का ड्यूटी होता है जो कि आपका 8 आवर्स का रहेगा, यानी कि 8 आवर्स आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, ये शिफ्ट ड्यूटी है। अब 8 आवर में कितना आपको काम करना पड़ेगा? तो जनरली जो काम होता है दोस्तों ज़्यादा नहीं, 3-4 घंटे का आपका काम होता है, बाकी टाइम आपका इधर उधर बीत जाता है। ठीक है, इसमें आपका शिफ्ट ड्यूटी होता है दोस्तों, आपका ड्यूटी नाइट भी हो सकता है, डे भी हो सकता है। इसमें 3 शिफ्ट में ड्यूटी चलती है आपकी। ठीक है, 24 घंटा होता है पूरा डे, तो आपका 3 शिफ्ट में इसमें आपका ड्यूटी चलेगा। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो दोस्तों अभी आप ज्वाइन करते हैं आपका 2023 में, तो आपको दोस्तों जो है बेसिक पे के रूप में आपको 18,000 रुपये मिलेंगे। 18,000 आपको बेसिक पे मिलेगा। इसके बाद दोस्तों क्या है, आपको महंगाई भत्ता के रूप में आपको 7,560 रुपये आपको मिलेंगे, जो कि अभी दोस्तों ये 42% है, अभी 42% दिए चल रहा है, 42%। 2022 में दोस्तों दिसंबर तक आपका 38% था, लेकिन जनवरी 2023 से आपका हो गया है 42%। तो आपको 2023 में जो है 7,560 रुपये आपको महंगाई भत्ता के रूप में मिलेगा। इसके बाद जो है दोस्तों आपका जो बेसिक पे में जो है हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है। ये दोस्तों आपका या तो जुलाई में लगेगा या तो जनवरी में लगेगा, कोई एक लगेगा। ठीक है, मतलब या तो जुलाई में लगेगा या तो जनवरी में लगेगा। अब ये डिसाइड कैसे होता है? तो ये दोस्तों क्या है कि ज्वाइनिंग, आपको अगर ये ज्वाइनिंग जुलाई से 6 महीना पहले होता है तो आपका इंक्रीमेंट जुलाई में लगेगा। अगर जनवरी से 6 महीना पहले होता है, जुलाई के बाद जनवरी से 6 महीना पहले, ठीक है, तो आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। यानी कि दोस्तों अभी अगर जो आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपका इंक्रीमेंट क्या है कि जनवरी में लगेगा, जुलाई में नहीं लगेगा, क्योंकि जुलाई में आपका 6 महीना नहीं पूर रहा है। ठीक है, जुलाई के बाद होगा दोस्तों तो जनवरी में 6 महीना नहीं पूरेगा,
फिर अगला जुलाई 2024 में आपका इंक्रीमेंट लगेगा। तो हर साल 3% का इंक्रीमेंट लगता है आपका बेसिक पे में। और महंगाई भत्ता में दोस्तों क्या होता है, डियरनेस एलाउंस में, आपका डियरनेस एलाउंस में जो है आपका हर साल ये भी साल में 2 बार बढ़ता है। बेसिक पे 1 बार और डियरनेस एलाउंस 2 बार। 2 बार ये कितना बढ़ता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये कंफर्म नहीं है कितना बढ़ेगा, वो महंगाई के अनुसार बढ़ता है। फिर दोस्तों आपको मिलता है टीपीटीए, जिसको दोस्तों ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहा जाता है। ड्यूटी आने जाने के लिए गवर्नमेंट आपको महीने में पैसे देती है। तो ये जो मिलता है दोस्तों आपका स्टेशन, तो आपका पोस्टिंग तो अच्छे स्टेशन पर होगा, तो अच्छे स्टेशन पर दोस्तों 1300 इंटू 1300 का आपका 42% मिलेगा। इतना आपको मिलेगा 1300 का 42%, ठीक है। तो ये हो जाता है दोस्तों आपका लगभग 1846 रुपये, यानी कि 1846 रुपये आपको मिलेंगे टीपीटीए ग्रुप में। इसके बाद दोस्तों आपका आता है एचआरए, हाउस रेंट एलाउंस। तो ये दोस्तों आपका छोटे सिटी में ग्रुप डी को 10%, मीडियम में 18% और बड़े में 27% दिया जाता है। तो आपको दोस्तों मिनिमम इतना तो मिलेगा ही मिलेगा आपका, क्योंकि पोस्टिंग अच्छे स्टेशन पर होगा, तो यहाँ पे आपको 18% मिलेगा एचआरए। तो 18% अगर ये निकालते हैं दोस्तों 18,000 का, तो आपका हो जाता है 3240 रुपये, यानी कि 3240 रुपये आपको एचआरए के रूप में मिलेगा, ठीक है। और बाकी दोस्तों क्या है कि इसमें ओवर टाइम ड्यूटी जो है लग भी सकती है, नहीं भी लिख सकते। अगर आप ओवर टाइम ड्यूटी करते हैं तो आपको उसका पैसा अलग से मिलेगा। इसमें टीए आपको नहीं बन पाता है, क्योंकि आपका पोस्टिंग जो है अस्थाई होता है, कहीं भी आपको दूर जाना नहीं होता है। टीए बोले तो ट्रैवलिंग अलाउंस, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को बनता है, जैसे हम लोगों का बनता है टीए। तो इसमें आपका टीए नहीं बन पाता है। तो और इसमें दोस्तों आपका नाइट ड्यूटी अलाउंस बनता है, जो कि नाइट ड्यूटी आपका मिलेगा। तो नाइट ड्यूटी का जो अभी रेट है दोस्तों, वो है आपका लगभग 130 रुपये है एक दिन का नाइट ड्यूटी का। तो महीने में तो आपको मान लीजिए कि 10 तो नाइट तो लगेगा ही लगेगा, तो आप 1300 रुपये मान लीजिए कि नाइट ड्यूटी का आपका बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम टोटल ऐड कर लेते हैं दोस्तों, तो आपका हो जाता है टोटल को ऐड करते हैं दोस्तों, तो आपका लगभग 32,000 रुपये हर मंथ बन जाता है। यानी कि जब भी सैलरी रहेगा दोस्तों आपका 30K प्लस सैलरी रहेगा, ठीक है। ये ग्रोथ सैलरी रहेगा दोस्तों। इसमें आपका जो है अगर जो आप एनपीएस एक्टिवेट करवाते हैं तो बेसिक प्लस डीए का 10% आपका कट जाएगा, ठीक है। यानी कि लगभग 2500 रुपये जो है 2500 रुपये आपका एनपीएस में कट जाएगा, और 200 रुपये स्टेट गवर्नमेंट का चार्ज होता है, यानी कि लगभग 2700 से 2800 रुपये आपका कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपका जो है 29 से 30,000 रुपये हर मंथ आपके अकाउंट में आएगा आपका नेट सैलरी के रूप में। तो ये था सैलरी दोस्तों, आपको भली भांति समझ में आया होगा कि सैलरी कितना मिलेगा, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं प्रमोशन, कि आपका प्रमोशन कैसे होता है, ठीक है। प्रमोशन के बारे में जानते हैं थोड़ा। तो प्रमोशन में क्या है दोस्तों कि देखिए, प्रमोशन शुरू में आप 1800 ग्रेड में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली प्रमोशन की मैं बात बता रहा हूँ, विदाउट एग्ज़ाम, नो क्वालिफिकेशन, ठीक है। क्वालिफिकेशन कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका क्या होता है कि 3 साल बाद लगभग आप 1900 ग्रेड पे में चले जाते हैं, 3-4 साल बाद। तो 1900 ग्रेड पे किसका होता है, टेक्नीशियन थर्ड का ग्रेड पे होता है, यानी कि टेक्नीशियन थर्ड के लेवल पर आप चले जाते हैं 1900 ग्रेड पे में। आपको डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा टेक्नीशियन थर्ड का, लेकिन उसके ग्रेड में आप चले जाते हैं। डेजिग्नेशन हो सकता है 5 साल 6 साल बाद मिले आपको, लेकिन आप चले जाते हैं। 1900 के बाद दोस्तों आप चले जाते हैं 2400 ग्रेड पे में, ठीक है। फिर 2400 से आप चले जाते हैं 2800 ग्रेड पे में। तो यहाँ तक जाते जाते दोस्तों हो सकता है आप रिटायर हो जाएं, ठीक है। रिटायर हो ही जाता है 2800 ग्रेड पे में, रिटायर हो जाता है आदमी, जेई नहीं बन पाता है नॉर्मली प्रमोशन से, ठीक है। तो यहाँ तक आपका प्रमोशन होता है। तो यहाँ तक जाते जाते आपको टेक्नीशियन का ग्रेड मिल जाएगा, 6-7 साल में आपको टेक्नीशियन बन जाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि आपको जेई बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जेई बनने के लिए दोस्तों आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम, ठीक है। एग्ज़ाम देना पड़ेगा आपको जेई बनने के लिए। एग्ज़ाम कौन सा देना पड़ेगा, या तो आप जीडीसी दीजिए या तो आप एलडीसी दीजिए, ठीक है। और जीडीसी, इसका क्वालिफिकेशन क्या होता है, तो जीडीसी के लिए दोस्तों, जेई के लिए आपका जो है जीडीसी के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, मिनिमम डिप्लोमा, मैक्सिमम बीटेक एमटेक कुछ भी चलेगा, ठीक है।
चाहिए ही चाहिए। अब दूसरा क्वालिफिकेशन वाले जीडीसी नहीं दे सकते हैं। जेई बनना है आपको तो सिर्फ डिप्लोमा वाले जीडीसी में के लिए आप डिप्लोमा चाहिए ही चाहिए, या बीटेक चाहिए, एमटेक चाहिए। अब दोस्तों एलडीसी के लिए क्या चाहिए? तो एलडीसी के लिए दोस्तों क्या है कि एलडीसी में कभी कभी पीसीएम वालों को भी अलाउ कर दिया जाता है, या जो टेक्नीशियन होते हैं उनको अलाउ कर दिया जाता है, जो आईटीआई से होते हैं एलडीसी में। लेकिन जीडीसी में डिप्लोमा चाहिए तो चाहिए, बीटेक चाहिए तो चाहिए, कोई होना चाहिए। लेकिन एलडीसी में पीसीएम या टेक्नीशियन को अलाउ कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपका वैकेंसी आता है तो यहाँ से आप जेई बन पाते हैं जल्दी में। ठीक है, नहीं तो नॉर्मली प्रमोशन से जेई बनना मुश्किल है। तो प्रमोशन का क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार से होता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रेनिंग की। तो जो असिस्टेंट CNW का जो ट्रेनिंग होता है दोस्तों, आपका जो है 78 डेज़ का आपका ट्रेनिंग होता है। इसका दोस्तों ऑफिशियल ये डाटा है, 78 डेज़ का ट्रेनिंग इसका होता है। ठीक है, ये ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है RDSO द्वारा जो जारी किया गया उससे मैं ये बता रहा हूँ। 78 डेज़ का ट्रेनिंग होता है CNW के हेल्पर का, जिसको असिस्टेंट CNW कहा जाता है। बहुत लोग ये पूछते रहते हैं कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनके लिए ये बता दूं दोस्तों। बहुत लोग ये पूछते हैं कि असिस्टेंट ट्रैक मशीन का, तो असिस्टेंट ट्रैक मशीन के लिए ट्रेनिंग के लिए कोई आपका ऑफिशियल डाटा नहीं है। असिस्टेंट वर्क्स के लिए भी कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, लेकिन असिस्टेंट CNW के लिए 78 डेज़ का ट्रेनिंग डाटा है। ये जो ट्रेनिंग है दोस्तों, या तो आपको ज्वाइनिंग के आपका मतलब दे दिया जाएगा, पहले अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा कोई स्टेशन पे। ट्रेनिंग बाद में भी आपका हो सकता है, पहले आपको काम दे दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कभी कभी ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है वो खाली नहीं रह पाता है, जिसके चलते आपको ट्रेनिंग में नहीं भेजते हैं, डायरेक्ट काम पे भेज देते हैं। बाद में कभी आपका ट्रेनिंग हो जाएगा, लेकिन जब भी ट्रेनिंग होगा आपका तो 78 डेज़ का ट्रेनिंग होगा। ठीक है, तो दोस्तों किसी और टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और मैं पहले ही कमेंट करें आप। ठीक है, मैं पहले ही बहुत सारे टॉपिक के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और वहाँ आप जाके चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं असिस्टेंट वर्क्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, असिस्टेंट वर्क्स के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आपको जो है पॉइंट्समेंट के ऊपर वीडियो मिलेगा, डिटेल्स पूरा डिटेल वीडियो मिलेगा आपको, पॉइंट्समेंट के ऊपर वीडियो मिलेगा। फिर दोस्तों आपका असिस्टेंट ट्रैक मशीन के ऊपर वीडियो मिलेगा। बाकी दोस्तों और भी वीडियो मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूँ, ट्रैक मेंटेनर के ऊपर आपको वीडियो मिलेगा। तो मैं दोस्तों और भी वीडियो लाने वाला हूँ। आप और भी आने वाले दिन में अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तों। मुझे आशा है ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आप लोगों को। कमेंट जरूर करें और बताएं कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और हमें दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम सारा का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप जरूर से ज़रूर हमें फॉलो करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए